और आइए बात करते हैं ब्लैक फंगस के खतरे की। मुन्ना को ब्लैक फंगस से कैसे बचाएं, क्योंकि हर तरफ लोग चिंतित इसी बात को लेकर हैं क्योंकि देश में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 9000 के पार पहुंच गई है। आप सोचिए कि आखिर किस तरह से अभी खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में आंतों में ब्लैक फंगस का मामला सामने आया है, गुजरात में ब्रेन में ब्लैक फंगस का मामला सामने आया है। उत्तराखंड सरकार ने भी ब्लैक फंगस को अब महामारी घोषित कर दिया है, क्योंकि लगातार मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक अगर देश भर में बात करें तो करीब 14 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। ब्लैक फंगस के अभी तक 9000 के से ज्यादा के मामले सामने आ चुके हैं। और दरअसल अब बात ये कि इसका स्वरूप बहुत ज्यादा अलग बनता हुआ नजर आता है। दिल्ली में आंतों में ब्लैक फंगस की स्थिति नजर आई। अगर बात की जाए गुजरात की तो यहाँ पर ब्रेन में ब्लैक फंगस का मामला मिला है। गुजरात में तो बच्चे भी अब ब्लैक फंगस की चपेट में आ रखे हैं। दिल्ली, जयपुर, गुजरात, हरियाणा हर तरफ ऐसी स्थिति नजर आती है। और ऐसी बिगड़ती स्थिति को देखते हुए अब इस ब्लैक फंगस को 14 राज्यों ने महामारी घोषित किया है। तमिलनाडु में 9 लोगों में ब्लैक फंगस के संक्रमण पाए गए हैं। वहीं इसी तरह से हरियाणा में बात की जाए तो 226 मामले ब्लैक फंगस के अभी तक सामने आ चुके हैं। हरियाणा के रोहतक के एक अस्पताल में ब्लैक फंगस के 41 मरीज बरामद हुए। तो दिल्ली में ब्लैक फंगस का कहर बढ़ता जा रहा है, लेकिन डराने वाली बात दरअसल ये है कि यहां पर 2 मरीजों की आंतों में ब्लैक फंगस का मामला मिला। दोनों का इलाज गंगाराम अस्पताल में किया जा रहा है। दिल्ली में अभी तक ब्लैक फंगस के 200 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डबास की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली समेत देश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन म्यूकर माइकोसिस की अगर बात की जाए, ब्लैक फंगस की बात की जाए, तो देश के 13 राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। दिल्ली ने भले ही महामारी घोषित ना किया हो, लेकिन सरकारी आंकड़े 197 के हैं, जबकि वैसे जो हमारे पास सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि दिल्ली में 500 से ज़्यादा मामले हैं। अगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में बड़ी समस्या है एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की, क्योंकि एक मरीज़ पर 100 से ज़्यादा इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। डॉक्टरों की माने तो तकरीबन 25 दिन तक दिन में 5 से 8 इंजेक्शन दिए जाते हैं, यानी 100 से 200 इंजेक्शन सिर्फ एक व्यक्ति के इलाज में इस्तेमाल होते हैं। दिल्ली सरकार का दावा है, जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उनका कहना है कि दिल्ली में इंजेक्शन की कमी थी। हम डायरेक्ट खरीद की कोशिश कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार की तरफ से ही ये इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी के मुहैया कराए जाएंगे, लेकिन क्रंच बहुत ज़्यादा है। सिर्फ 6 कंपनियां हैं जो इसका उत्पादन करती हैं। फिलहाल उत्पादन काफ़ी कम है। 5 कंपनियों को और लाइसेंस दिया गया है। 2 लाख से ज़्यादा इंजेक्शन आयात किए जाएंगे, फिर भी जो फौरी ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली समेत पूरे देश में 9000 से ज़्यादा मामले हैं और मोर्टेलिटी रेट कोरोना की तुलना में बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में 3 सरकारी अस्पतालों के साथ दर्जन भर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज चल रहा है, लेकिन एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की किल्लत साफ साफ नज़र आ रही है। यही वजह है कि एक आम आदमी पहले महामारी के रूप में कोरोना से पीड़ित था और अब ब्लैक फंगस का शिकार बनता हुआ नज़र आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो दिल्ली में आपने स्थिति देखी आखिर किस तरह की है। वहीं गुजरात में भी ब्लैक फंगस कहर मचा रहा है। अभी तक 1100 से ज्यादा मामले मिले हैं, लेकिन अहमदाबाद में बच्चों में ब्लैक फंगस का पहला केस सामने आया और इस बच्चे का इलाज भी जारी है। लेकिन खतरा सिर्फ ब्लैक फंगस तक ही सीमित नहीं है। जो नई रिसर्च आई है, दरअसल इस नई रिसर्च में कहा गया है कि कोरोना से जो बच्चे ठीक हो रहे हैं उनमें मल्टी सिम्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नाम की एक नई बीमारी का खतरा मंडराने लगा है। दुनिया भर के एक्सपर्ट अब तक कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलर्ट कर रहे थे। आशंका जता रहे थे कि तीसरी लहर का सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चों पर होने वाला है, लेकिन तीसरी लहर से पहले ब्लैक फंगस की पहली वेव भी बच्चों पर भारी पड़ने लगी। बच्चों में म्यूकोरमाइकोसिस का देश में पहला केस गुजरात के अहमदाबाद में सामने आया है। यहाँ 16 साल के बच्चे में ब्लैक फंगस की जांच पॉजिटिव पाई गई थी।
16 साल का ये बच्चा पिछले महीने कोरोना से रिकवर हुआ था और कोरोना के बाद म्यूकोरमाइकोसिस पॉजिटिव आया है। अहमदाबाद के चांदखेड़ा के खुशबू चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे का ऑपरेशन किया गया, जहां फिलहाल उसकी हालत स्टेबल है। देश में पहला मामला है। अहमदाबाद में 16 साल के बच्चे को म्यूकोर हुआ था। हमारे साथ डॉक्टर पार्थ शाह है, जिन्होंने उस बच्चे को ऑपरेट किया था। उनसे जानते हैं। डॉक्टर, ये बताइए कि किस तरह का ये मामला है, उसको क्या हुआ था बच्चे को, किस तरह से आपने ऑपरेट किया? बच्चा 16 साल का है और वो कोविड न्यूमोनिया के साथ एडमिट हुआ था गए महीने की 14 तारीख को। और न्यूमोनिया उसका काफ़ी सीवियर था और उस टाइम पे उसको HFNC ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया था। उसको 6 इंजेक्शन रेमडेसिविर के और उसके वेट के अकॉर्डिंग 5 दिन के लिए स्टीरॉयड के डोज दिए गए थे। 5 दिन में उसका इम्प्रूवमेंट अच्छा रहा और उसके बाद उसको 24 तारीख को, अप्रैल की 24 तारीख को उसको डिस्चार्ज किया गया था यहाँ से। उस टाइम पे उसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं थी। 7 दिन के बाद उसको दांत की तकलीफ़ के लिए जब दिखाया गया तब उसको पैलेट जो हमारा बोलते हैं उस पर अल्सर पाया गया और उसकी बायोप्सी और ENT सर्जन को दिखाने के बाद ये कंफर्म हुआ कि उसको म्यूकोरमाइकोसिस है। ब्लैक फंगस के शिकार हुए इस बच्चे को पहले से कोई बीमारी नहीं थी। बच्चा इससे पहले कोरोना पॉजिटिव हो चुका था। बच्चे की मां भी कोरोना पॉजिटिव रही, जिसके चलते उनकी कोरोना से मौत हो गई। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने 16 साल के बच्चे के आधे से ज्यादा दांत निकाल दिए ताकि फंगल इन्फेक्शन का स्प्रेड न हो। फिलहाल बच्चा पूरी तरह से ठीक है और डॉक्टर बता रहे हैं कि उसे जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। म्यूकोरमाइकोसिस के लिए ENT सर्जन ने ऑपरेशन किया। उसमें उसका पैलेट एक साइड का रिमूव किया गया और ऊपर के सारे दांत निकाले गए। उसके साथ साथ उसके जो साइनस है राइट साइड का, उसका डेब्राइटमेंट मतलब क्लीनिंग किया गया और उसके बाद एम्फोटेरेसिन के इंजेक्शन दिए गए। अभी बच्चा एम्फोटेरेसिन के इंजेक्शन रिसीव कर रहा है और पिछले 3 दिन 4 दिन में ही हैज़ इम्प्रूव्ड वेरी वेल। तो उसके बाद अभी 2 दिन में उसको डिस्चार्ज करने का प्लान है। अहमदाबाद में ब्लैक फंगस का ये मामला हेल्थ एक्सपर्ट को हैरान कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर बता रहे हैं कि कोरोना काल से पहले और कोरोना काल के बाद उन्होंने ये बीमारी सिर्फ बड़ों में ही डिटेक्ट की थी। तो सवाल है, क्या अहमदाबाद का केस सिर्फ शुरुआत पर है? क्या बड़ों की तरह ब्लैक फंगस बच्चों पर भी तेजी से अटैक करने वाला है? क्या अब बच्चों को भी ब्लैक फंगस से बचाने का वक्त आ गया है? इन सवालों का जवाब दिल्ली के सीनियर फिजिशियन और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पांडे से सुनिए। बड़ों में भी आप देखिए तो बहुत सारे लोगों को पता ही लगता, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। बच्चों में और भी एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन बच्चों में मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगा, 2-3 चीजें नोट करें। एक तो बच्चा सुस्त हो जाएगा, दूसरा उसके खाने पीने का पैटर्न थोड़ा सा डल हो जाएगा। जैसे बच्चा अगर कुछ खा रहा था ठीक से तो उसी रूटीन में नहीं खाएगा, कम खाने लग जाएगा। और माँ को बच्चा जरूर डर लगेगा, उनको लगेगा भाई मेरा बच्चा कुछ ठीक नहीं है। वो ये नहीं हो सकता बुखार ना हो, खांसी ना हो, जुकाम ना हो। और बच्चों में जो खास इस वक्त देखने में आ रहा है कि उल्टी और पेट दर्द के बहुत बच्चे आ रहे हैं और आंख के अंदर लाल सा निशान दिखता आंख में। दूसरा, शरीर के ऊपर चकत्ते से दिखते, लाल रंग के चकत्ते दिखते हैं। तो ये 4-5 चीजें हैं सिर्फ बच्चों में पाई जा रही हैं और बड़ों के सिम्टम्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन माँ बाप के लिए सबसे जरूरी है बच्चे की एक्टिविटी पे ध्यान रखें। बच्चा बहुत ज्यादा सुस्त तो नहीं लग रहा है, डल तो नहीं लग रहा है, खाने पीने का पैटर्न तो नहीं चेंज हो गया, और साथ में हिस्ट्री कोई कंटैक्ट की कि घर में किसी को है या रहा है, तो वो जरूरी है। कोरोना की जिस तीसरी लहर में बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरे की बात कही जा रही है, उस तीसरी लहर से पहले बच्चों पर अकेले ब्लैक फंगस का ही खतरा नहीं है। नई रिसर्च कह रही है कि जो बच्चे कोरोना से ठीक हो रहे हैं उनमें मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नाम की नई बीमारी देखने को मिल रही है। कोरोना से ठीक होने के बाद ये बीमारी ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बना रही है। इस बीमारी में नवजात शिशुओं में मृत्यु दर लगभग 50% है, जो डॉक्टरों की चिंता बढ़ा रही है। आमतौर पे 2 से 3 हफ्ते कोविड होने के बाद बच्चों में अचानक बुखार आता है, शरीर में रैशेस होते हैं, कभी कभी कुछ बच्चों में सूजन दिखता है, सांस तेज होना, निमोनिया जैसे लक्षण आना, नहीं तो शॉक बोलते जैसे बीपी लो हो जाना, झटके आना। ये सारी चीज़ें अलग अलग बॉडी पार्ट्स को वो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम अफेक्ट कर सकता है। तो जब कोविड होने के बाद ऐसे कुछ बच्चे में लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसका चेकअप कराना चाहिए। जितने छोटे बच्चे होते हैं उतना उनमें रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी हाई रहता है। जैसे न्यूबॉर्न बेबीज़ में, नवजात शिशु में यदि ये हो तो 50% मोर्टेलिटी रेट होता है।
तो ब्लैक फंगस का खतरा देश में बढ़ता जा रहा है। एक ग्राफिक के जरिए आइए आपको दिखाते हैं कि ब्लैक फंगस से किस राज्य में आखिर कितने मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 2000 से ज्यादा अभी तक मामले ब्लैक फंगस के आ चुके हैं, तो गुजरात में 2200 से ज्यादा अभी संक्रमण के मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में 750 से ज्यादा अभी तक ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं, तो हरियाणा में 250 इनकी संख्या है। दिल्ली में 200 से ज्यादा की संख्या में ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। अब राजस्थान के हम जैसे बता रहे हैं कि 700 से ज्यादा मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में 150 से ज्यादा अभी तक ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा में 250 से ज्यादा मरीज अभी तक पाए गए हैं। दिल्ली की बात करें तो 200 से ज्यादा केस अभी तक सामने आ चुके हैं ब्लैक फंगस संक्रमण के। बिहार में 60 से ज्यादा अभी तक मामले सामने आए हैं। वहीं तेलंगाना में 350 से ज्यादा अभी तक ब्लैक फंगस के मरीज अभी तक पाए जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश में भी 900 से ज्यादा मामले अभी तक सामने आ चुके हैं ब्लैक फंगस के। और ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के चलते 14 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इसे महामारी घोषित कर दिया है। कर्नाटक में 700 से ज्यादा मरीज अभी तक ब्लैक फंगस के मिल चुके हैं। अब सवाल है कि जिन बच्चों को कोरोना हुआ उन्हें मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है या नहीं, इसकी पहचान कैसे होगी। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के लक्षण हो सकते हैं जैसे लगातार बुखार आना, त्वचा पर चकत्ते आना, थकान महसूस होना, धड़कनों का तेज होना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, आंखें लाल होना, होठों पर सूजन आना, हाथों और पैरों में सूजन आना, सिर दर्द की शिकायत या फिर शरीर के किसी हिस्से में गांठ जैसा बन जाना। कोरोना से रिकवर होने के बाद अगर बच्चों में ऐसे कोई लक्षण नजर आए तो उसे नजरअंदाज करने की गलती आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये बेहद घातक साबित हो सकता है। कोरोना से ठीक हुए बच्चों में एक अनोखी बीमारी देखने को मिल रही है जिसका नाम डॉक्टर ने दिया है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। कोरोना से जो बच्चे ठीक हुए हैं उनमें ये बीमारी के लक्षण 2 से 6 हफ्तों बाद देखने को मिल रहे हैं, जिसमें उनके आंखों में सूजन आती है। बच्चों के शरीरों में कोरोना की एंटीबॉडीज़ अचानक सी बढ़ जाती है और उसका असर उनके फेफड़े, गुर्दे और लीवर पर हो रहा है। अगर वक्त पर इलाज नहीं होता तो ये बीमारी जानलेवा साबित हो रही है और नवजात शिशुओं में इसका मृत्यु दर तकरीबन 50% से ज़्यादा है। फिलहाल नागपुर में ऐसे 80 से ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। कुछ केसेस 60 से ज़्यादा राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि भारत में 18 से कम की जो आयु है वो 40% से ज़्यादा है और तीसरे वेव में अगर ये बीमारी पर कंट्रोल नहीं होता तो ये काफ़ी खतरा बन सकता है। कोरोना की दूसरी लहर में अलग अलग बीमारियां बच्चों को अपनी चपेट में ले रही हैं, तो सोचिए जब तीसरी लहर आएगी तो क्या होगा। कोरोना की दूसरी लहर में 3 से 4% बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराने तक की जरूरत पड़ी। तीसरी लहर में यह आंकड़ा कितना होगा, इसका फिलहाल सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। संक्रमण जब हुआ बच्चों को तो ऑलमोस्ट ऑलवेज सिम्टम्स आर मिनिमल। जो बीमारी विजिबल है वो मिनिमल है, वेरी माइल्ड डिजीज होती है। या तो होगी ही नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा, होगा तो माइल्ड डिजीज होगा। क्योंकि माइल्ड डिजीज होती है इसलिए मॉर्टेलिटी, ऐसा आउटकम, भयानक आउटकम बच्चों में बहुत कम होता है। दुनिया भर में भी यही देखा गया है और जो देश का डेटा है वो भी इसी चीज़ को दर्शाता है। इसीलिए अगर हम किसी भी कोविड बड़ी फैसिलिटी की बात करें तो बच्चों का उसमें दाखिल होना जो है लगभग 3-4% से ज़्यादा नहीं होता। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में बीएमसी की कोरोना पीडियाट्रिक वार्ड्स बनाने की तैयारी अब युद्ध स्तर पर चल रही है। पिछले एक हफ्ते से महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में भले ही कमी आई हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में अब कोरोना की तीसरी लहर को लेकर खासा तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे ज़्यादा संक्रमित हो सकते हैं। क्या तैयारियां हैं महाराष्ट्र सरकार की, ये जानने के लिए हम आए हैं मुंबई के जोगेश्वरी स्थित कोविड एक सेंटर में, जहां आप देख सकते हैं कि तीसरी लहर के लिए जो तैयारियां की है उसमें खास तौर पर जहां बताया गया है कि बच्चे बाधित हो सकते हैं तो बच्चों के लिए एक अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। और ये हम खड़े हैं जोगेश्वरी के एसआरए इमारत में, जहां आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए किस तरह से ये वार्ड रहेगा, क्योंकि अडल्ट जो लोग होते हैं उनके लिए वार्ड अलग तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन जब बच्चे अस्पताल में अगर एडमिट होंगे, अगर संक्रमित होते हैं तो उनके लिए, क्योंकि उनकी मानसिक अवस्था जो है उसमें कोई बाधा ना पहुँचे, वो डरे ना, इसीलिए ख़ास तौर पर बच्चों के लिए इस तरह के वार्ड बनाए गए हैं।
जोगेश्वरी इलाके में तैयार हो रहे इस पीडियाट्रिक वार्ड्स को कुछ ऐसे डिजाइन किया जा रहा है ताकि छोटे बच्चों के साथ मां पिता में से कोई एक उनके साथ रह सके। यही नहीं, कोरोना इलाज के दौरान बच्चा बोझिल न हो, उसका मन हर वक्त लगा रहे, इसके लिए ये इस वार्ड में योगा और गेमिंग जोन बनाए जा रहे हैं। बच्चों के हर एक चीज़ का, छोटे छोटे चीज़ का ख्याल रखा गया है कि बच्चों को ये महसूस ना हो कि वो एडमिट है, वो बीमार है, बल्कि वो एक गार्डन में आए हैं, एक प्ले गार्डन में आए हैं, एक स्कूल में आए हैं, ऐसा उनको फील हो। इसीलिए इस तरह की तैयारी की गई है। बच्चों के लिए खिलौने यहाँ पर रखे गए हैं, जिन खिलौने से बच्चे जो है वो दिन भर खेल सकते हैं। गार्डन की तरह यहाँ पर बाकी चीज़ें लगवाई है, कार्टून कैरेक्टर्स लगवा दिए गए हैं, क्योंकि कोरोना काल में बच्चों को 8 से 14 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। अब ऐसे में 8 से 10 दिन एक वार्ड में अकेले रहना बच्चों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और इसीलिए इस तरह के वार्ड बनाए जा रहे हैं। बच्चों के लिए छोटे बेड्स हैं, बच्चों के लिए बाकी इलाज की जो सामग्री है वो भी है। तीसरी लहर के दौरान अगर बच्चों में कोरोना का संक्रमण तेज हुआ तो पीडियाट्रिक मेडिकल स्टाफ की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। पीडियाट्रिक जो डॉक्टर्स है उसकी भी काफ़ी कमतरता अगर नज़र आती है, इसलिए हमने अभी से ऐसा प्लानिंग किया है। मेरे वार्ड में जितने भी पीडियाट्रिक डॉक्टर्स है उनका एक रजिस्ट्रेशन रहता है हमारे यहाँ पे, तो उसके माध्यम से प्राइवेट प्रैक्टिशनर के माध्यम से उनका एक ग्रुप बनाया जा रहा है और उनसे सलाह मांग रहे हैं अभी कि कुछ सर्विसेज, वॉलंटरी सर्विसेज दे सकते हैं या उनके माध्यम से कुछ डॉक्टर्स वहाँ पर प्रोवाइड हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमने IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उनके साथ भी हमने बातचीत शुरू कर दी है कि वहाँ से भी, ताकि रिसोर्सेस मोबिलाइज करना, एक क्राइसिस जब होता है तो उस टाइम में बहुत ही पैनिक सिचुएशन होती है, तो उसमें इसलिए हम एडवांस में थोड़ा प्लानिंग कर रहे हैं ताकि प्रॉपर सर्विस वहाँ पे बच्चों के लिए दे सके। कोरोना की तीसरी लहर जब आएगी तब आएगी। फिलहाल हर मम्मी पापा के मन में ये सवाल उठ रहा है कि वायरस की दूसरी वेव में कोरोना में जो बच्चे संक्रमित हो गए, अगर वो ब्लैक फंगस की चपेट में आने लगेंगे तो क्या होगा, क्योंकि बच्चों में ब्लैक फंगस की शुरुआत अहमदाबाद में हो चुकी है। सवाल है कि बच्चों को ब्लैक फंगस से कैसे बचाएंगे। जहाँ तक बच्चों में लक्षणों की बात है, ये मुख्यतः शरीर के 2 हिस्सों को अफेक्ट करते हैं, एक तो स्किन को और एक लंग्स को, जहाँ से हर जगह फैल जाते हैं। अगर लंग्स इन्वॉल्वमेंट है तो बुखार आएगा, बहुत खांसी होगी, बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होगी, सांस फूलेगी। और स्किन इन्वॉल्वमेंट होता है तो स्किन में कालापन पड़ जाता है, कुछ ब्लिस्टर्स से बन जाते हैं, वहाँ पे कुछ अल्सरेशन, पेन, ये सब चीजें हो सकती है जो कि साफ नजर आ जाती है। अर्ली स्टेज में डॉक्टर संपर्क करें तो कहीं ना कहीं इसका इलाज हो सकता है। कोशिश करें कि बहुत आगे फैले ना। अगर सफाई से रखा हुआ खाने को तो ऐसा कोई खतरा नहीं है। देखिए, जो लोग गांव में रहते हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं या कच्चे मकानों में रह रहे हैं, तो ये फंगस दीवारों पे, हवा में और जहां नम होता है वहां पे रहते हैं। ये स्पोर्स जो है इसके हवा में तैर रहे होते हैं, हमारे आपके उसमें भी, लेकिन जहां पे नमी ज्यादा होगी वहां पे तैर रहे हैं। तो अगर खाना खुला रखा हुआ है तो रिस्क हो सकता है, लेकिन उससे इतना बड़ा रिस्क नहीं मुझे लग रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में तो ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस ने भी दस्तक दे दी है। गुजरात ने ब्लैक फंगल को महामारी घोषित कर दिया है, लेकिन अब व्हाइट फंगल के मामले भी अहमदाबाद में रिपोर्ट हुआ है। इस वक्त हम अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल के सामने हैं। दरअसल इसी अस्पताल में 3 व्हाइट फंगल के मामले रिपोर्ट हुए हैं और तीनों को इलाज के लिए यहाँ भर्ती करवाया गया है। गौरतलब है कि डॉक्टर्स का कहना है कि ब्लैक फंगल के मुकाबले ये जो वाइट फंगल है वो उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन एक अंदाज के मुताबिक पूरे गुजरात में 1500 से ज़्यादा ब्लैक फंगल के मामले हैं, लेकिन अब जो है वाइट फंगल के मामले भी अहमदाबाद में रिपोर्ट हो चुके हैं और जिसके कारण सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। अहमदाबाद में व्हाइट फंगस के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर बता रहे हैं कि व्हाइट फंगस के लक्षण ब्लैक फंगस की तरह ही होते हैं, मसलन नाक का डिस्चार्ज होना, आंखों से धुंधला दिखना, आंखें लाल होना। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये ब्लैक फंगस जितना खतरनाक नहीं है। पेशेंट के जो सिम्टम्स है, जैसे कि नाक का पैलेट पे अल्सर, नाक में से डिस्चार्ज, आँख की मूवमेंट जो कम होती है या आँख में दिखाई देना कम होता है या कन्वर्जन्स आते हैं, तो ये है सिम्टम्स। ये म्यूकोर में भी वैसे दिखेंगे एस्पर्जर। ये दोनों को आप सिम्टम वाइज अलग नहीं कर सकते हैं, वो आप बायोप्सी के, पैथोलॉजी के एग्जामिनेशन से अलग कर सकते हैं। पर एस्परजिलोसिस में और कैंडिडा में ये म्यूकोर जितनी उतनी घातक अभी तक नहीं दिखी है।